हेलो, कैसे हैं दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं एसएसटी के काफ़ी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न जो दोस्तों कम से कम बोर्ड एग्जाम में 5 बार पूछे जा चुके हैं। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कम से कम इसे 10 अंक प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा, मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में बताना है। मेजनी कौन था। मेजनी इटली के एकीकरण का एक मसीहा था। अर्थात मेजनी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, मसीहा था। इसके साथ वह एक योग्य सेनापति भी था। मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था, इसके साथ साथ वह एक योग्य सेनापति भी था। मेजनी जो था कौन था, तो दोस्तों एक इटली के एकीकरण का मसीहा तथा इसके साथ साथ एक योग्य सेनापति था। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। मेजनी का उद्देश्य था, अर्थात मेजनी का लक्ष्य था ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना। दोस्तों, मेजनी का उद्देश्य था ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को क्या करवाना दोस्तों, तो मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली को एकीकरण करना दोस्तों, एकीकरण करना अर्थात एक साथ मिलाने का प्रयास करना। चलिए दोस्तों, एक बार और इससे शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मेजनी कौन था, तो मेजनी इटली के एकीकरण अर्थात इटली को जोड़ने के लिए एक मसीहा के रूप में उभर कर आया। वह एक योग्य सेनापति था। इटली के वह एक योग्य सेनापति था। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के लिए सन 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। किसने, तो मेजनी ने। मेजनी का उद्देश्य था ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या है। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। दोस्तों, सामान्य अर्थ में राष्ट्रवाद क्या है, अपने राष्ट्र के प्रति हित, अपने देश की हित चाहना अर्थात भलाई चाहना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। अपने राष्ट्र के प्रति लगाव और सोच की भावनाओं को विकास करना क्या कहलाता है दोस्तों, राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, दूसरा अर्थ है दोस्तों, दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक बनती है। दूसरे अर्थों में दोस्तों, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में होने वाले लोगों की एकता का वाहक बनाती है, अर्थात एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है। संस्कृति मतलब सभ्य संस्कृति और सामाजिक मतलब समाज में सबको एक साथ मिलाने का प्रयास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। दोस्तों, इसे शानदार तरीके से समझने के बाद एक बार और प्रयास करते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है सामान्य अर्थों में अपने देश की भलाई अर्थात हित चाहना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है दोस्तों, खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, यह दोस्तों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूस में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ रूस में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की स्थित महल की ओर जा रहा था। दोस्तों, रूस के अधिक संख्यक लोग, बहुसंख्यक गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो दिन था रविवार के दिन, उस दिन रूस के सम्राट के जो महल था उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने अर्थात रूस के सेना ने उस निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी।
उस निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी जिसमें लाखों बेकसूर लोग मारे गए। यह दिन जो था रविवार के दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को गरीब किसान मजदूर लोग रोटी देव के नारे के साथ रूस के सम्राट के महल सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने अर्थात रूस की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी जिसमें लाखों बेकसूर लोग मारे गए। इसे लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है दोस्तों, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे टिप्पणी करें। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे टिप्पणी करें। चलिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट कानून जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रॉलेट एक्ट कानून जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में तथा रॉलेट एक्ट कानून जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। गांधी जी ने किसके चलाने का निर्णय किया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति, अर्थात अपने हित के लिए चलाया था क्या? असहयोग आंदोलन प्राप्ति। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग ने हिस्सेदारी ली। इसमें समाज की विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया, अर्थात व्यापक रूप से हिस्सेदारी लिया। शहरी मध्यम वर्ग इसमें बहुत मुख्य भागीदारी रही। शहर के जो मध्यम वर्ग के लोग थे इसमें असहयोग आंदोलन में पूर्ण रूप से भाग लिए। ग्रामीण क्षेत्र में किसान मजदूर तथा आदिवासी भी इस आंदोलन में भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर तथा आदिवासी लोग भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। जन मतलब लोगों का आंदोलन था। दोस्तों इसे एक बार और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इसके उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। असहयोग आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग ने असहयोग आंदोलन में भाग लिए। इसमें शहरी मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही। शहर के जो मध्यम वर्ग के लोग थे इसमें प्रमुख भूमिका निभाए। गांव तथा गांव के ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर तथा आदिवासी लोग भी इसमें इस आंदोलन में भाग लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा दोस्तों, राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं। साझेदारी मतलब एक साथ कैसे आते हैं, साझेदारी कैसे करते हैं। सत्ता में साझेदारी या भागीदारी किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण आधार है। दोस्तों सत्ता में साझेदारी या भागीदारी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। इसकी सत्ता साझेदारी निम्नलिखित भूमिका होती है। सत्ता में साझेदारी दोस्तों लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी या भागीदारी किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण स्थान है या आधार है। जब तक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी नहीं कब तक करेगा तब तक वह आवश्यक नहीं हो पाएगा, अर्थात कामिल नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस राजनीतिक दल में सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। इसकी सत्ता की साझेदारी में निम्नलिखित भूमिका होती है। नंबर 1 में दोस्तों, स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों का समर्थन कर स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। स्थानीय शासन में प्रतिनिधियों का समर्थन कर स्थानीय लोग जो होते हैं उसको क्या करते हैं, समर्थन कर स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। नंबर 2 में दोस्तों, जो राजनीतिक प्रक्रिया जो ये होती है, जो काम धाम होता है वो करते हैं। नंबर 2 में राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में क्या करते हैं दोस्तों, तो कार्य करते हैं। नंबर 3 में दोस्तों, यह जनता और सरकार प्रशासन नौकरशाही तथा जनता के बीच संपर्क का प्रमुख माध्यम बनकर राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी बनते हैं। यह जनता और सरकार प्रशासन एवं नौकरशाही तथा जनता के बीच संपर्क का प्रमुख माध्यम बनकर राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी बनते हैं।
चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 हमारा राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। राजनीतिक दल अर्थात नेता का क्या मुख्य लक्ष्य होता है। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो एक निश्चित सिद्धांत पर एकमत होकर राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो एक निश्चित सिद्धांत पर एक मत मतलब एक साथ होकर वैधानिक तरीके से राष्ट्र हित के विकास के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। अर्थात राष्ट्र हित अर्थात देश की भलाई के लिए जीतना चाहता है, राष्ट्र हित के विकास के लिए सत्ता प्राप्त करना चाहता है, अर्थात जीतना चाहता है, प्रयास करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। चलिए दोस्तों, इसे एक बार और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्त करना। तो सत्ता क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि अपने देश क्षेत्र को विकास करना चाहता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट करें। अर्थात भारत में किस प्रकार जातिगत असमानताएं अर्थात भेदभाव किया जाता है, स्पष्ट करें। भारत में कई प्रकार के जातिगत असमानताएं देखने को मिलते हैं। भारत में अभी भी कई प्रकार से जात के अनुरूप असमानताएं देखने को मिलते हैं, जिसमें से नंबर 1 भारतीय समाज अगले और पिछड़ी जातियों में विभाजित है। भारतीय समाज जो है अगली और पिछड़ी जातियों में विभाजित है। नंबर 2 में ऊंची नीची का भेदभाव बना हुआ है। ऊंच नीच भारतीय समाज में आज भी लोगों में ऊंच और नीच की भावना जगी हुई है। नंबर 3 में दोस्तों जाति का आधार जन्म हो गया है। जिस जाति में जन्म लेता हुआ जाति का आधार क्या हो गया दोस्तों, तो जन्म हो गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अब हम 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा दोस्तों, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कृषि उद्योग, व्यापार उद्योग इत्यादि। अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, अर्थात पैसे के लिए जो काम किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि करना, उद्योग करना, व्यापार करना इत्यादि। अर्थात दोस्तों इसे हम एक बार ऐसे समझ सकते हैं, पैसे के लिए किया गया कार्य अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था का ऐसा तंत्र या संरचना जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया अर्थात वैसा काम जिससे पैसा कमाया जाए अर्थव्यवस्था संपादित की जाती है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अब हम 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा दोस्तों, उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में लिखिए। अर्थात उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो किसी वस्तु को खरीदता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य हो सकता है। तो दोस्तों उपभोक्ता के निम्न कर्तव्य। उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते समय रसीद अवश्य प्राप्त करे। किसी भी वस्तु को खरीद रहा है उस समय क्या ले दोस्तों, तो रसीद जरूर ले उपभोक्ता। नंबर 2 में उपभोक्ता किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले गुणवत्ता, ब्रांड, शुद्धता, मानक आदि की जांच कर लेनी चाहिए। किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले हमें उसकी गुणवत्ता किस अच्छा है या खराब है, ब्रांड मतलब किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है, शुद्ध है या अशुद्ध है, ये आदि चीज़ों को क्या कर लेनी चाहिए दोस्तों, तो जांच कर लेनी चाहिए। नंबर 3 में शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करें। शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करें अर्थात जो गलत चीज़ बेच रहा है उसके प्रति क्या करें दोस्तों, तो शिकायत दर्ज करें। नंबर 4 में सूचनाओं एवं लुभाने वाले विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहे। जो कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं अर्थात प्रचार होते हैं जो गलत चीज़ों को भी बेचना चाहते हैं, उससे क्या रहे दोस्तों, तो सतर्क रहे। उपभोक्ता इन सभी बातों पर ध्यान दे। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 हमारा, डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक का मुद्रा होता है। अर्थात डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक का होता है जिसे एटीएम भी कहा जाता है। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक का बना होता है जिसे एटीएम भी कहा जाता है। इससे हम आसानी से 24 घंटे पैसे निकाल या डाल सकते हैं। डेबिट या क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक के रूप का होता है जिसे एटीएम कहा जाता है। इसे हम आसानी से किसी भी समय पैसे को निकाल या डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। श्वेत क्रांति अथवा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से होता है। दोस्तों श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध उत्पादन करना। अधिक से अधिक दूध उत्पादन करना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। चलिए दोस्तों, श्वेत क्रांति अथवा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से होता है।
इसको दूध को अधिक से अधिक उत्पादन के लिए चलाया जाता था। श्वेत क्रांति अधिक से अधिक दूध उत्पादन के लिए चलाया जाता था। ऑपरेशन फ्लड। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अब हम 12 की तरफ चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी आसान भी है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 हमारा है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है, अर्थात पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के 4/4 के 3/1 पर क्या है दोस्तों, तो जल है, अर्थात पृथ्वी के 71% भाग पर जल उपलब्ध है। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है दोस्तों, तो जल उपलब्ध है। पृथ्वी के 71% भागों पर क्या है दोस्तों, तो जल उपलब्ध है, जिसके कारण अंतरिक्ष से जो लोग दिखते हैं, जिसके अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस प्रकार के दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। अतः इन्हीं कारणों से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग जल है, जिसके कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अब हम 13 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है, कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, तो दोस्तों वैसा उद्योग वे सभी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल कृषि से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। वैसा उद्योग अर्थात कंपनी, फैक्ट्री जो कृषि पर आधारित होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे चीनी उद्योग, चीनी किस पर आधारित है दोस्तों, तो कृषि पर आधारित है। वैसा वे सभी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे चीनी उद्योग इत्यादि। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 है, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता उद्योग से क्या समझते हैं, ऐसा उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए आते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। दोस्तों, ऐसा उद्योग जो जिसका उत्पादन उपभोक्ता सीधे प्राप्त करता है, उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। जैसे दंतमंजन, कागज, पंखा इत्यादि। ऐसा उद्योग जिसके उत्पादन उपभोक्ता सीधे प्राप्त करते हैं, जिसका उत्पादन उपभोक्ता के लिए सीधे किया जाता है, उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। इसका उदाहरण है दंतमंजन, कागज, पंखा इत्यादि। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारा है, समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल के समाज को एक नया आयाम दिया है, अर्थात एक नया रास्ता दिया है। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व, समाजवाद निजी लाभ के अलावा सामूहिक लाभ की बात करता है। यह धन समान वितरण पर जोर देता है। यह धन समान वितरण पर अर्थात धन को बराबर हिस्सों में बांटने पर क्या देता है दोस्तों, तो जोर देता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके लिए हम इससे भी बेहतर सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।